हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये टॉपिक लिया गया है क्लास 12th की एनसीईआरटी से। तो इस बुक में जो एनसीईआरटी है कि ये बुक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट जैसे कि एंशिएंट है, सेकंड मेडिवल है और थर्ड पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो टॉपिक आपका ईंटें, मनके और अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, तो इस बारे में हम जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ये नाम इसके क्यों रखे गए हैं, सबसे पहले हम यही क्लियर कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता रखने का या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है, इसका मुख्य कारण ये है कि इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया गांव हड़प्पा रहा था, क्योंकि ये गांव ही सबसे पहले खोजा गया है, इसलिए इसका नाम, इस गांव के नाम पे ही सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। लेकिन ये जो गांव है ये अब भारत का हिस्सा नहीं है, अब इस टाइम पे ये पाकिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान का एक गांव है, लेकिन पहले क्या था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सभी मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते थे। नेक्स्ट, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता के जो अवशेष हैं, अवशेष मतलब जो बची हुई चीजें हैं कि इस सभ्यता में कुछ चीजें तो नष्ट हो गई और कुछ बची हुई हैं। तो इस ये बची हुई चीजें जैसे कि क्या क्या है, ईंटें, मनके, मोहरे, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, उपकरण, ये सब चीजें, तो ये कहाँ मिली है हमें, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे मिली होने के कारण, यानी सिंधु नदी का जो एरिया है उसके आसपास मिले होने के कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम संस्कृति का अर्थ जान लेते हैं। तो संस्कृति क्या है, पुरावस्तुओं का एक समूह जो एक विशेष शैली के होते हैं। एक विशेष शैली मतलब एक विशेष बनावट के होते हैं और एक विशेष समय में, एक खास समय में, एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी चीजें, जो पुरानी चीजें हैं इस सभ्यता से रिलेटेड, वो एक ग्रुप में मिली हमें, एक विशेष शैली की, बनावट उनकी सेम है, लगभग एक जैसी सी, और एक विशेष समय में ये मिली है और एक क्षेत्र में पाई है। तो इसलिए इस सब को मिला के हम संस्कृति नाम देते हैं। नेक्स्ट इसे लेते हैं कि इस सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो क्या किया गया है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पहले है आरंभिक सभ्यता, दूसरी है विकसित सभ्यता और तीसरी है प्रवर्ती सभ्यता। तो आरंभिक सभ्यता का समय माना गया है बिफोर 2600 BCE, और जो विकसित सभ्यता है, जो कि पूरा का पूरा आज की वीडियो में हम बात करेंगे विकसित सभ्यता के बारे में। टाइम पीरियड है इसका 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व, और इस बाद की सभ्यता को क्या कहा गया है, प्रवर्ती सभ्यता, जिसका टाइम है आफ्टर 1900 BCE। अब ये BC और CE में डिफरेंस जान लेते हैं। ठीक है, BCE, तो पहले इसको हम मानेंगे बिफोर कॉमन एरा। आज हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, पहले हम इसको सिर्फ BC पढ़ते थे। तो BC का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईस्वी पूर्व। तो नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं कि ये सभ्यता भारत में कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। तो ये फैली हुई है जैसे कि जम्मू कश्मीर में माडा एक जगह है, राखी गड्डी, बनावली और मिठाथल। ठीक है, ये तीनों जगह कहाँ है, हरियाणा में है। तो हरियाणा में भी इसके जैसे कि इन जगहों पर अवशेष मिले हैं इस सभ्यता से रिलेटेड। फिर कालीबंगन, रंगपुर और लोथल, ये जैसे कि गुजरात में। फिर धोलावीरा, नागेश्वर और बालाकोट, इन जगहों पर इस सभ्यता के अवशेष, यानी कि इनसे संबंधित, इस सभ्यता से संबंधित कुछ चीजें हमें मिली है। नेक्स्ट इसमें लेते हैं हम कि सभ्यता को जब खोजा गया तो उसकी खोज किसने की। सबसे पहले खोजा गया नगर, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो ये था हड़प्पा। और ये कब खोजा गया था, 1921 में। किसने खोज की थी इसकी,
दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के बारे में बताया है। ठीक है, किसने की है? दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो ये तो हो गई बाद की बातें, लेकिन इससे पहले भी सभ्यता से रिलेटेड कुछ अवशेष मिले हैं। तो इस बारे में, जैसे कि भारतीय पुरातत्व के जनक यानी कि भारतीय जो पुरातत्व के पिता किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उसने 1875 में हड़प्पा से मिली एक मोहर पर अपनी रिपोर्ट दी है। ठीक है, हड़प्पा जो मोहर मिली है हड़प्पा से संबंधित इस सभ्यता से, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि पहले कोई यहाँ प्राचीन सभ्यता फली फूली है। तो इसके बारे में और उन्होंने स्पष्ट किया है, जब 1856 ईस्वी में रेलवे लाइन अंग्रेजों के समय बिछाई जा रही थी तो लोग ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, तो वो सभी ईंटें हड़प्पा नामक नगर से ही लाई गई थी, क्योंकि वो ईंटें जब उस समय जो ईंटें वर्तमान में उस टाइम पे प्रयोग में लाई जा रही थी उनसे बिल्कुल अलग थी। ठीक है, तो इसी तरह से उस सभ्यता के अवशेष उस टाइम पे भी मिले। तो इसके लिए मेन जो रिपोर्ट दी है कनिंघम ने 1875 में दी है। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। तो इसकी खोज की है 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने। तो पहले इसका नाम जैसे कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिला है? ज्यादातर अस्थियां मिली है, कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो इस जो ये नगर है आपका, इसका नाम ही क्या रखा गया है? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर अस्थियां, हड्डियां या खोपड़ियां मिली हैं। ठीक है, तो ये दो मेन नगर हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। फिर आगे जानते हैं इस वीडियो में हम कि इन लोगों ने अपना जीवन निर्वाह जो है वो किस तरह से किया, अपना जीवन इन्होंने कैसे पाला पोसा। तो मेनली इनके खाने के लिए क्या चीजें थी? जैसे कि पेड़ पौधों से जो भी चीजें इन्हें मिलती थी वो खा लेते थे, और जानवरों का मांस यूज करते थे, पशुपालन भी करते थे। ठीक है, पेड़ पौधों से मतलब जो भी इन्हें फल, कंद, मूल जो भी मिला उन्होंने खा के अपना जीवन निर्वाह किया। तो जानवरों में भी इसी तरह से कुछ जानवर कैसे थे? इनके पालतू थे। जैसे कि पालतू जानवर है भैंस, ठीक है, गाय और बैल। ठीक, लेकिन कुछ जानवरों को ये मांस के लिए, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसमें मुख्य शिकार करने वाले थे जैसे कि जंगली सूर। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मांस भी या मछलियों का भी मांस खाते थे, यानी कि मछली पालन भी करते थे। फिर है अनाज। अनाज में इन्होंने किन किन चीजों को प्राथमिकता दी है? तो ये हैं गेहूं, जौ, चावल, दाल, सफेद चना, तिल। ये सभी चीजें इस सभ्यता में यानी कि इनके जो प्रमाण हैं हमें कई जगह से मिले हैं, जैसे कि गेहूं के और जौ के ज्यादातर, लेकिन चावल के जो साक्ष्य है वो बहुत कम ही मिले हैं। फिर कृषि के लिए कृषि उन्होंने की है। तो जैसे कि उस टाइम पे लोहे का इन्हें ज्ञान नहीं था, तो जो हल हैं वो जैसे किसके होते थे? मोस्टली लकड़ी के हल। कुछ ऐसे खिलौने भी मिले हैं जो ये सभ्यता से रिलेटेड, मिट्टी के बने हल भी हमें मिले हैं। तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैल का प्रयोग करते थे। तो मिट्टी के बने जो हल हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? चोलिस्तान से और बनावली हरियाणा से। ठीक है, इसी तरह से जुते हुए खेत, जुते हुए यानी कि जैसे आज हम ये काम जुते हुए खेत किससे कराते हैं? ट्रैक्टर से। उस टाइम पे ये हल के द्वारा खेतों को जोतते थे। तो ये साक्ष्य मिला है हमें कालीबंगन से। अब सिंचाई के लिए इन्होंने किन किन चीजों का प्रयोग किया है? तो सिंचाई के लिए इसके साक्ष्य मिले हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, अब अफगानिस्तान में शोरतू घई एक जगह है जहां से हमें
नहरों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो पंजाब और सिंध है वहां पे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि सिंचाई के लिए कोई नहरें बनाई गई हो। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपना जीवन यापन किया, कैसे कृषि द्वारा और जानवरों के मांस द्वारा, पशुपालन भी इन्होंने किया है। फिर है धोलावीरा में एक जगह है धोलावीरा, तो वहां इन्होंने क्या किया है, जलाशयों में जल संचय करके, ठीक है, क्या करके, जलाशयों में बड़े बड़े जो तालाब हैं, जलाशय मतलब तालाब बनवा के जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया और उस इकट्ठे पानी को क्या किया है, कृषि में प्रयोग किया है और अपना निर्वाह यानी कि गुजारा किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लेते हैं कि नगर निर्माण कला। उनकी नगर निर्माण कला कैसी थी, तो उनके उस टाइम पे हड़प्पा में जो साक्ष्य मिले हैं तो 2 भागों में बिल्डिंग को बांटा गया है, निर्माण कला को। तो इनके 2 तरह के साक्ष्य मिले हैं। एक भाग में क्या थे, नगर दुर्ग, दूसरा भाग किसको बताता है, निचला शहर। ये नगर दुर्ग जो है वो जगह थी जहां पे चबूतरों पे बड़े बड़े मकान बनाए गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये बस्ती कम थी। ठीक है, कम बसा हुआ था ये, जबकि यहाँ निचला नगर है ये ज्यादा बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये बड़ा भी था, निचला नगर जो है बड़ा क्षेत्र था, नगर दुर्ग जो है वो कम बसा हुआ क्षेत्र था। यहाँ पे बड़े बड़े मकान चबूतरों पे हमें मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये स्थान जो नगर दुर्ग है वो किसके लिए, जैसे कि राजाओं का आवासीय क्षेत्र रहा होगा। और इसी तरह से जो निचला शहर है वो ज्यादातर इसमें कौन रहा होगा, जो श्रमिक वर्ग के लोग या किसान रहे होंगे। अब सड़कें और गलियां, तो सड़कें और गलियां किस तरह से इन्होंने बनाई हुई थी, तो इसके लिए उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई हुई थी, यानी कि जो है सड़कें और गलियां क्या समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो इनका ये जो ग्रिड पद्धति है, ये गलियां और सड़कें बनाने का जो तरीका है वो ऐसा लगता था कि ये पूर्व नियोजित थी। ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इनको बनाया हुआ था। जैसे कि हर घर के पीछे एक गली होती थी और आगे भी एक गली होती थी, और जो जैसे पीछे वाली गली में गंदा पानी जाता था, ठीक है, और आगे वाली गली रास्ते के लिए होती थी। नेक्स्ट लेते हैं, इस सभ्यता के लोग गृह स्थापित थे। उन्होंने जो अपने घर बनाए थे वो किस तरीके से बनाए थे, तो इनका आंगन बीच में होता था, हर घर में, लगभग हर घर में, ठीक है, क्या कहेंगे, लगभग हर घर में, ठीक है, एक कुआं होता था। कुआं पानी के लिए यूज करते थे ये लोग। तो इन्होंने जो घर हैं वो अपने इस तरह से बनाए हुए थे कि बाहर से कोई भी अंदर का कुछ ना दिखाई दे, बाहर से ना दिखाई दे, इस तरह की व्यवस्था इन्होंने अपने घरों में की हुई थी। आंगन तो बीच में था, लेकिन आंगन तक जाने के लिए एक तंग गली होती थी। ठीक है, और जो बाकी कमरे थे वो इस तरह से थे, उनके दरवाजे इस तरह के थे कि एकदम से बाहर वाला व्यक्ति उनको ना देख सके। और इसलिए इस प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए जो नीचे वाला जो तल है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती थी। ठीक है, कोई भी खिड़की इन्होंने प्राइवेसी के लिए बना रखी थी, नहीं बनाई हुई थी। तो ऐसा ही एक साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो, जो 125 हेक्टेयर में फैली हुई बस्ती थी। कितने हेक्टेयर में, बहुत बड़े क्षेत्र में। उस टाइम पे जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता की राजधानी मोहनजोदड़ो को ही माना गया है। तो इसमें एक प्रमाण मिला है कि यहाँ लगभग 700 कुएं मिले हैं। ठीक है, तो सारी जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो इनमें मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिला है, जैसा कि एक माल गोदाम मिला है जहां वस्तुओं को स्टोर करके रखा जाता था। एक विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में मिला है, जो शाही स्नान के लिए
प्रयोग किया जाता होगा, शायद बहुत बड़े जो शाही स्नान होता है उस टाइम पे। तो इस स्नानागार के चारों तरफ क्या था, दोनों तरफ, उत्तर दक्षिण की तरफ, किस तरफ, उत्तर की तरफ भी इसमें जाने के लिए और दक्षिण की तरफ भी जाने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियां होती थी। ठीक है, सीढ़ियों से इसमें स्नान किया जाता था और गंदे पानी के निकालने के लिए अलग से व्यवस्था थी। ठीक है, फिर इसमें हमें क्या मिला है, इस सभ्यता से स्वाधान, इनके स्वाधान के तरीके, कि जैसे कोई मर गया तो उसके जो भी हमें कंकाल मिले हैं उन सब के साथ, जैसे कि जिसकी जो प्रिय चीजें थी वो भी दफनाई हुई मिली हैं, मृत भांड मिले हैं और आभूषण भी इन स्वाधानों में मिले हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या मिला है, विशाल भवन, एक विशाल भवन मिला है, बहुत बड़े बड़े भवन। ये कौन से जगह पे हैं, नगर दुर्ग का हिस्सा होते थे। पत्थर की मूर्ति मिली है, वो पत्थर की मूर्ति किसकी है, कि मानो कोई पुरोहित राजा हो। ठीक है, तो ये साक्ष्य बताते हैं कि इनका कोई खास पुरोहित या राजा रहा होगा। फिर इनके और क्या काम धंधे थे, जैसे कि कृषि और पशुपालन के अलावा शिल्प उत्पादन करते थे। तो क्या शिल्प उत्पादन था, एक जगह है चहुदड़ो, ये 7 हेक्टेयर में फैली हुई एक छोटी सी बस्ती है। कैसी बस्ती है, छोटी बस्ती है। तो यहाँ पे क्या मिला है, मनके मिले हैं, संकटाई, धातुक्रम, मोहर निर्माण और बाट बनाने का कार्य होता था। तो मेन क्या कर, देखो एक थोड़ा सा एरिया है, केवल 7 हेक्टेयर का, और इसमें कितने छोटे मोटे काम धंधे होते थे। वैसे इनका कोई बड़ा कारखाना नहीं था, ये छोटे मोटे काम धंधे जैसे कि मनके बनाना, संकटाई का कार्य करना और धातुओं से चीजें, मोहर निर्माण कराना आदि। फिर मनके बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती थी और वो उनको कहाँ से मंगाते थे, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें जैसे कि कार्लिन, एक जैस्पर, स्फटिक, सेल खड़ी, तांबा, सोना और कांसा। ठीक है, तो ये सब चीजें, इन सब चीजों से मोते मनके मनिया बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और ये काम करने का स्थान कहाँ है, चहुदड़ो, चहुदड़ो में कारखाने, ये साक्ष्य मिले हैं। अब इसके साथ साथ छेद करने के, जैसे कि मनकों में छेद करने के लिए उपकरण की आवश्यकता है, तो ये उपकरण भी हमें चहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से ही मिले हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि कार्लियन है, जैस्पर है, स्फटिक, सेलकड़ी, ये ऐसा तो है नहीं कि भारत में ही मिल गए होंगे। तो इन लोगों को ये चीजें कहीं बाहर से भी मंगानी पड़ी होंगी। तो इसके लिए उन्होंने जो नीति अपनाई है उस बारे में हम जानेंगे। जैसे कि कुछ चीजें वो बाहर से मंगवाते थे, इसमें मुख्य रहा है लाजवर मनी, ये मंगाते थे वो अफगानिस्तान से, क्योंकि इस बात के साक्ष्य मिले हैं। फिर कार्लिन जो है वो लोथल में ही था। तांबा कहाँ से आता था, राजस्थान में भी था। और दूसरा मुख्य जो मंगाने की जगह थी उनकी ओमान थी। ठीक है, अन्य देशों से संबंध, ओमान में क्या मिला है, हड़प्पा सभ्यता का एक मर्तबान मिला है। ठीक है, तो इस हड़प्पा सभ्यताई मर्तबान जो है ये इस बात का साक्ष्य है कि जो भारत में सभ्यता थी ये हड़प्पा, इसके ओमान से संबंध थे, यानी कि उस टाइम पे व्यापार या लेन देन होता था। फिर दूसरा, ये सभ्यता इतनी पुरानी है कि जैसे कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसके टाइम की, इसका साक्ष्य हमें कैसे मिला, मेसोपोटामिया सभ्यता का एक लेख है मेलुहा। ठीक है, उस लेख में हमें बताया गया है कि उस सभ्यता से, ठीक है, कौन सी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से बाट, मोहरे और पासे जो थे वो सारे के सारे यहाँ मिली हैं मेसोपोटामिया में। तो इस बात की गवाही है कि ये हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता लगभग समकालीन थी। फिर मनके, कार्लियन और तांबा, सोना, ये सभी चीजें जो मेसोपोटामिया का लेख है मेलुहा उसमें वर्णित किए गए हैं। फिर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि। किस तरह की लिपि इन लोगों ने
अपनाई हैं। तो इन्होंने चित्रात्मक यानी कि जो भी बातें वो बताते हैं वो कैसी थी, उसके लिए कोई वर्ण नहीं बनाए थे उन्होंने, सिर्फ चित्रात्मक चित्रों के माध्यम से, जैसे कि कुछ सील्स मिली हैं उन पे भी चित्र ही बनाए गए हैं। तो इसी तरह से इनकी लिपि चित्रात्मक मानी गई है। लंबे अभिलेख, सबसे इसके साक्षर एक लंबा अभिलेख है, इसमें सिर्फ 26 जो हैं वो अक्षर मिले हैं और बाकी चिन्ह मिले हैं, जैसे कि 375 से लेकर 400 तक इस सभ्यता से रिलेटेड इसमें चिन्ह मिले हैं। तो ये जो सभ्यता है इसमें इस वीडियो में हम लगभग कंप्लीट लेसन को कवर कर चुके हैं। तो माना गया है कि इस सभ्यता का अंत जो है 1800 ईस्वी पूर्व में हुआ है। इसके मुख्य रीजन रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो कि या तो अचानक से क्या हुई है, बाढ़ आ गई। अचानक क्या हुई, बाढ़ आई, इतनी बाढ़ आ गई कि इस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। दूसरा इसका कारण क्या रहा होगा, जलवायु में परिवर्तन, की जिस तरह की जलवायु में लोग रह रहे थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। या कोई महामारी हो सकती है कि इतनी बड़ी जो सभ्यता है एकदम से तो समाप्त नहीं हो सकती, तो इसका क्या रीजन रहा होगा, कोई महामारी आई होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। सभी इतिहासकार यही मानकर चलते हैं। तो इस वीडियो में लगभग ये टॉपिक कवर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।